हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का मैक्सिमस के इस यूट्यूब चैनल पर। और इंग्लिश की क्लास में कंटिन्यू करते हैं अपनी उसी स्ट्रीम को। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हमने शुरू करा हुआ है और जिसकी करीब 2 क्लासेस आई गेस हो चुकी हैं और ये उसके नेक्स्ट पार्ट को अभी हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आप सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट सीखते हैं, एक बेसिक सी बात तो आपको काफ़ी बार मैं बता ही चुका हूँ, वहीं से शुरुआत करता हूँ आज फिर से। और वो ये कि जब कभी भी हम सेंटेंस में वर्ब को लगाने की सोचते हैं, वर्ब को प्लेस करने की सोचते हैं, तो वो हमेशा आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। ठीक उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे सीक्वेंस में बढ़ाते हैं और देखिए कुछ खास तरह के सब्जेक्ट आते हैं। ये सब्जेक्ट होते कैसे हैं? पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, फिर इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ आपके सामने। जैसे कि मैंने लिखा लाइक ब्यूटिफुल इज या आर ऑलवेज प्रेफर्ड। एक सेंटेंस और लिख देता हूं। मैंने लिखा लाइक ब्रेव हैज या हैव won the battle। चलिए एक सेंटेंस और फिर इस पर थोड़ी सा डिस्कशन करते हैं। थर्ड सेंटेंस जो है इसके लिए वो मैंने लिखा लाइक पुअर इज जनरली ऑनेस्ट। ठीक है, ये 3 बेसिक से सेंटेंस लिखे हैं मैंने। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा ध्यान से। इसमें जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो क्या है? इसमें हम जो खास बात सीखने वाले हैं वो ये है कि कभी कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत में आपको सब्जेक्ट के स्थान पर, किसकी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट के स्थान पर आपको एक शब्द नज़र आता है और एक्चुअल में वो शब्द सब्जेक्ट बनने के लायक नहीं होता। यहाँ से जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आप शामिल कर सकते हैं, एरर डिटेक्शन में शामिल कर सकते हैं और रीड जैसे एग्जाम में इनको देखकर किस तरह से आपको वर्ब लगानी, यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का तो ये पार्ट है ही। ठीक है, क्या चीज़ें हैं इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने कहा यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर आपको एक ऐसा शब्द नज़र आता है जिसमें शब्द सब्जेक्ट बनने की काबिलियत नहीं। और ऐसा क्यों होता है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो आपको एक बात बता रहा हूँ। और वो बात ये है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए एक चीज़ का होना ज़रूरी है। फिर से कहता हूँ, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए एक पर्टिकुलर शब्द को या तो नाउन होना पड़ेगा या उसकी जगह आने वाला कोई प्रोनाउन। फिर से कहता हूँ, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए जो भी शब्द होगा वो अपने आप में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। अगर आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एक नाउन शब्द होना चाहिए या इस नाउन की जगह ही आने वाला एक प्रोनाउन शब्द। समझ में आया मेरी छोटी सी बात? ठीक इसी तरह से यहाँ पे ये चीज़ काम करती है, या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन। ठीक है, अब मुद्दे की बात क्या है? एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है? आपको सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट की प्लेस पर आपको ना तो नाउन मिलता है ना प्रोनाउन, दे दिया जाता है एक एडजेक्टिव। क्या दिया गया भाई? एडजेक्टिव। याद रखें, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आपको नाउन या प्रोनाउन शब्द चाहिए और वो नहीं है तो उसकी जगह दूसरा शब्द दिया गया है। कौन सा? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का काम तो नहीं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का, लेकिन फिर भी अगर आप इसे बनाते हो तो यह एक कॉमन नाउन की तरह से काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की जानकारी दे। किसी और की जानकारी देने के काम करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव। वो अपने आप में कुछ नहीं होते, वो किसी की जानकारी होते हैं। अब समझिए, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो जाहिर सी बात है इसे क्या बनाना चाहिए? हमें नाउन बनाना चाहिए। ये नाउन बन सके इसीलिए इससे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक आर्टिकल की, और उस आर्टिकल का नाम है द। जब द के साथ आप एडजेक्टिव लिखते हो, द के साथ जैसे ही आप एडजेक्टिव लिखते हो बच्चा, तो ये मिलकर के अपने आप में एक प्लूरल नाउन बनने का काम करता है। कौन सा नाउन बना? प्लूरल नाउन। अब जब आपके सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी शब्द यूज हुआ है वो अपने आप में क्या है? एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने इन सेंटेंसेस पे। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। तो क्या ब्यूटीफुल अपने आप में कोई नाउन है? अरे नाउन वो चीज़ होते हैं जिससे आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए।
किसी चीज़ को पहचान पाएं। ब्यूटीफुल, मैं कहूँ कि मुझे ब्यूटीफुल चाहिए तो ब्यूटीफुल क्या, मैं कहूँ कि मैंने ब्यूटीफुल देखा तो ब्यूटीफुल क्या देखा, तो मुझे बताना पड़ेगा। मतलब इससे किसी चीज़ को पहचान नहीं पा रहा हूँ, यकीनन ये ब्यूटीफुल शब्द किसी की जानकारी होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने एक ब्यूटीफुल शहर देखा, मैंने ब्यूटीफुल एक मोबाइल देखा, मैंने ब्यूटीफुल कार देखी, मैंने एक ब्यूटीफुल इंसान देखा या फिर ब्यूटीफुल लड़की देखी। तो कोई ना कोई चीज़ होगी, कोई इंसान होगा, कोई जगह होगी, किस उसका नाम अपने आप में कुछ भी हो सकता है और उसकी जानकारी ब्यूटीफुल होना होगी। तो यह शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते। इसीलिए आप उस एडजेक्टिव से पहले क्या लगाते हैं, अभी अभी हमने सीखा, एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उससे पहले एक आर्टिकल की। और आर्टिकल कौन सा होगा बच्चा, बोलो तो सही एक बार, ये होगा आर्टिकल द। जब कभी भी आप आर्टिकल द लगाकर किसी भी सेंटेंस को एडजेक्टिव के साथ शुरू करते हो तो इसका मतलब अब वो दोनों चीज़ मिल करके नाउन तो बन चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ब्रेव होना किसी इंसान की जानकारी हो सकती है, तो जानकारी अगर ये है ये, तो इससे पहले भी आपको रखना पड़ेगा द ब्रेव, अब जाकर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लायक है। इसी तरह से पुअर अपने आप में किसी कोई पुअर अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती है, पुअर अपने आप में किसी की जानकारी है, ठीक है, किसी का स्तर है। तो एक्चुअल में जैसे ही आप किसी की जानकारी दे रहे हो तो ये एडजेक्टिव बना, इसीलिए इससे पहले आपको आर्टिकल द की जरूरत पड़ेगी। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या एरर डिटेक्शन में एक पार्ट तो ये आपका हो चुका है। अब आगे चलते हैं अपने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पार्ट में। अभी अभी हमने जस्ट सीखा, और वो क्या था कि जब कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पर देखते हो नाउन या प्रोनाउन की बजाय किसी एडजेक्टिव शब्द को, तो नहीं बन सकता वो सब्जेक्ट, इसीलिए उससे पहले हमने लगाया आर्टिकल द। बच्चा जब भी आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल द के साथ एडजेक्टिव लगाने वाला जो शब्द, एडजेक्टिव लगाने के बाद जो शब्द अब आपके पास आया है वो अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। अब आप मुझे बताएं कि एक प्लूरल नाउन के साथ क्या किया जाए, हाँ, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अरे भाई प्लूरल शब्द है तो यकीनन इसके लिए आपको वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और यही एग्जाम आपका पूछता है। देखने में सेंटेंस कैसा लग रहा है, जैसे कि द ब्यूटीफुल, लगता है एक ही इंसान होगा, लेकिन नहीं, द ब्यूटीफुल का मतलब है जितने भी खूबसूरत लोग हैं। ठीक इसी तरह से मैं कहूँ द ब्रेव, तो जो भी बहादुर है वो सब। तो एक्चुअल में ये जो द ब्यूटीफुल है अपने आप में किसी एक को नहीं, ये नाउन तो बना है लेकिन ये प्लूरल नाउन बना है, और इसके प्लूरल होने की वजह से अब आप जो वर्ब चुनेंगे इन दोनों में से वो होनी चाहिए प्लूरल। यहाँ पर इस गलत हुआ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, बड़ी आसानी से आप समझ के दोबारा से देखिए, लिखा है द ब्रेव, तो अब ब्रेव, अब जितने भी बहादुर हैं वो सारे, हैव एक प्लूरल वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब होती है। द पुअर, इज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि द पुअर अपने आप में मिल करके एक प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, इज को हटाया, आपने लगाया आर। आपके एग्जाम में आने लायक सेंटेंसेस मैं लिखना चाहूँगा, जैसे कि मैंने लिखा रिच नेवर हेल्प द पुअर। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखना है कि क्या सेंटेंस सही है। यहां पर हेल्प्स आपको दिया जा सकता है, और अगर जिनको ऑप्शन में चुनना है, इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। काम करते हैं, हम इसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है एक ब्लैंक, और इस जगह पर आपको दिया जाता है हेल्पिंग, एक ऑप्शन हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हुआ इज हेल्पिंग, और ऑप्शन नंबर 3 आपको मिल जाता है हेल्प, और ऑप्शन नंबर 4 आपको मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपको दे दिया जाता है हेल्प्स। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर हम देखें तो रिच अपने आप में एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। अभी अभी हमने सीखा इंप्रूवमेंट के नाम पर हो सकता है आपको यहाँ पर द मिसिंग दिया जाए, एक तो इसे ठीक किया जाए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, द रिच, क्योंकि अब ये मिल करके अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट बना। अगर हेल्पिंग आप चुनना चाहते हो सकता था, लेकिन आपको बी की फॉर्म चाहिए आईएनजी लगाने के लिए। आईएनजी लगाने के लिए बी की फॉर्म चाहिए, जो कि मिसिंग थी, इसलिए गलत हुआ। इज आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर वर्ब आप नहीं यूज़ करेंगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक इसी तरह से ये भी गलत हो गया। अब आ जाता है हेल्प और हेल्प्स। बच्चा हमने जब क्लास शुरू की थी डे फर्स्ट, जब हमने इसके बारे में सीखा था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो एक बेसिक सी बात हमने की थी कि अगर आप कभी किसी नाउन के साथ, किसी नाउन शब्द के साथ
अगर लगाते हो एस या ई एस, अगर नाउन के साथ एस या ई एस अगर जोड़ते हो तो वो जनरली क्या बनता है, वह एक प्लूरल शब्द बनता है। लेकिन मतलब पहले कैसा था, सिंगुलर, ये पहले सिंगुलर होता है, सिंगुलर में आपने एस या ई एस जोड़ा तो प्लूरल नाउन बना। लेकिन इसी के विपरीत होता है, अगर कोई भी वर्ब अपने आप में है, अगर उस वर्ब में आपने एस या ई एस जोड़ा है तो वो वर्ब एस या ई एस जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगी वो वर्ब अपने आप में सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना एस या ई एस के ये वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है। तो यहाँ पर अगर आप हेल्प्स करना चाह रहे थे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हेल्प यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के साथ एस आना इसे क्या बना देगा, सिंगुलर बना देगा। जो आपको क्या सिंगुलर सब्जेक्ट की, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका जो सिंगुलर वर्ब चुनेंगे, तो गलत हुआ। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको इस हेल्प की और आपका सही आंसर होगा हेल्प। द रिच नेवर हेल्प द पुअर। समझ में आ गई होगी ये बात शायद आपको, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बस थोड़ा सा ही वक्त लगेगा। आप चाहें तो साथ साथ नोट्स बनाते रहें, ठीक है। अपने आप को बिजी रखें, जितना लिखेंगे जितना दोहराएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बड़े बेसिक सवाल हैं, कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जनरली बच्चों को ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उन्हें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, बस वो अपने आप ही जानते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना चाहिए, कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। दो शब्द हैं आपके पास, एक शब्द है देयर और दूसरा शब्द है हियर। हियर या देयर, हियर या देयर, इसका मतलब यहाँ और वहाँ होता है अगर ये बात करें हम किसी भी सेंटेंस में अगर प्लेस को लेकर के आते हैं। लेकिन कभी कभी ये किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। क्या करते हैं, ये किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में जब कभी भी आपको नज़र आए या तो देयर या फिर हेयर, देयर या हेयर, इन दोनों में से कोई भी एक शब्द नज़र आए तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी, यहाँ पर आएगी आपके पास वर्ब। ये वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, इस बात का फैसला हियर देयर नहीं करते, इस बात का फैसला ये नहीं करते, जबकि वर्ब के बाद आने वाला शब्द यहाँ पर इसका रियल सब्जेक्ट होता है। रियल सब्जेक्ट कौन सी जगह पे होता है, हियर और देयर के सेंटेंसेस में वर्ब के बाद होता है। तो आप अगर यह सिंगुलर है, ध्यान से सुनना, अगर बाद में आया हुआ शब्द सिंगुलर शब्द है तो ये वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, ये वर्ब भी होनी चाहिए सिंगुलर, ये वर्ब भी होगी आपकी सिंगुलर। बड़ा सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ पर आया हुआ शब्द अपने आप में अगर प्लूरल शब्द है तो यहाँ पर आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। बड़ा सिंपल है। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में आप वर्ब को सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल रखेंगे, इस बात का फैसला ये पहले आए हुए शब्द नहीं बाद में आया हुआ शब्द करता है, क्योंकि रियल सब्जेक्ट जो है, रियल सब्जेक्ट वो बाद में होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर मैं लिखूं Here is या are your books, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, मैंने लिखा There is या are one big playground in this city. In the city, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। मैंने लिखा Here is या are some examples for you। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। मैंने लिखा There is या are a lot of water in the street। देखिए सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एक छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटा सा सेंटेंसेस। मैं दोबारा से लिखता हूँ शब्द को, ठीक है। स्ट्रीट, देखिए हमने अभी अभी सीखा हियर व देयर से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक्चुअल जो वर्ब आनी चाहिए वो वर्ब कहाँ से हम डिसाइड करते हैं, वर्ब के बाद आए हुए शब्दों के हिसाब से। यहाँ पर हियर और देयर से कोई लेना देना नहीं है। आप इस वर्ब के बाद आए हुए शब्द को देखेंगे, योर बुक्स, बात हो रही है, मैं कहूँ कि ये लीजिए आपकी किताबें, ये रही आपकी किताबें।
तो किताबें, आप एक किताब की बात कर रहे हो कि ज़्यादा की, आपने बिल्कुल प्लूरल की बात की है, तो वर्ब भी होनी चाहिए, प्लूरल इज गलत हुआ। एक बार और देखते हैं, देयर इज या आर वन बिग प्ले ग्राउंड, एक प्ले ग्राउंड है शहर में, और वो कितने हैं, प्ले ग्राउंड कितने हैं, वन, एक होना मतलब कैसा हुआ, सिंगुलर। तो हियर व देयर में जब आपको वर्ब के बाद सिंगुलर शब्द नजर आता है तो आप रखेंगे सिंगुलर, प्लूरल गलत हुआ। हियर इज या आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू। हमने कल की क्लास में या फिर पहले की क्लास में हमने ये देखा था कि जब कभी भी आप यूज करते हो सम के साथ में प्लूरल शब्द, तो यह एक प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। सम के साथ प्लूरल और सिंगुलर दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे सम के साथ प्लूरल शब्द आया तो अब प्लूरल सब्जेक्ट बना है, इसीलिए आप प्लूरल वर्ब रखेंगे, सिंगुलर गलत हुआ। देयर इज या आर अ लॉट ऑफ वाटर इन द स्ट्रीट। बताएं क्या करना चाहिए? अरे बड़ा आसान है, हमने कल ये भी सीखा था कि लॉट ऑफ के बाद में अगर अनकाउंटेबल चीज़ आती है, अनकाउंटेबल चीज़ आती है तो ये तो सदा ही कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर है तो आप सिंगुलर ही सब्जेक्ट मानेंगे। आपने इज सही किया, सेंटेंस सही हुआ। देखिए ये रही आपकी किताबें। देयर इज वन बिग प्लेग्राउंड इन द सिटी। शहर में एक बड़ा प्लेग्राउंड है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू। ये रहे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द स्ट्रीट। गली के अंदर खूब सारा पानी है। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जब कभी भी आप हियर व देयर को यूज करते हो तो इसमें आपको ध्यान देना होता है बस एक छोटी सी बात, और वो क्या, एक्चुअल में हियर और देयर डिसाइड नहीं करेंगे कि बाद में आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, प्लूरल, बल्कि वर्ब के बाद लिखा होता है रियल सब्जेक्ट और उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे वर्ब। ठीक है, चलिए एक और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही खूबसूरत है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ खास बातें। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास होते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स। क्या होते हैं बच्चा, मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक बार अपनी जगह पर बैठे बैठे इन्हें बोलकर देखें, आपको अच्छा महसूस होगा। नो, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अरे एकदम सब ठीक हो जाएगा। क्या लिखा है एक बार पढ़ के सुनाओ, जोर से पढ़ें। लिखा है कलेक्टिव नाउन्स। क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन्स। अगर कलेक्टिव नाउन्स की बात की जाए तो ये अपने आप में नेम ऑफ ग्रुप होता है। ये क्या होता है, नेम ऑफ अ ग्रुप। यह एक ग्रुप का नाम है। अब ग्रुप किस चीज से बनता है, याद रखेंगे, ग्रुप हमेशा बनता है सिमिलर चीजों से। तो सिमिलर जो भी थिंग्स होंगी, सिमिलर इंसान हो सकते हैं, सिमिलर पोस्ट पे हो सकते हैं, सिमिलर काम कर रहे हो सकते हैं। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि मान लो खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं तो मिलकर बना लेते हैं वो क्या, एक टीम। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट एक जगह पे इकट्ठे हुए तो मिलकर उन्होंने बना ली क्लास। जब जज बहुत सारे जज इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे मिलकर बन जाती है जूरी। उनके कलेक्टिव नाउन को, उनके ग्रुप को क्या नाम देंगे हम, जूरी। ठीक इसी तरह से मेंबर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मिलकर बनाते हैं कमेटी। क्या बनाते हैं बच्चा, कमेटी। कुछ एग्जाम में यह स्पेलिंग टेस्ट में दी जाती है, यानी कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर भी आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। क्या ये लिखा हुआ शब्द अपने आप में सिंगुलर है या सही है या गलत है। तो इसमें MITTE कमेटी, तो कमेटी आपको नजर आ जाती है। कमेटी के अलावा आपको हो सकता है नजर आए आर्मी। अरे आर्मी किसका ग्रुप होता है, सोल्जर्स का। तो इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स आपको दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या, ये जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों के दोनों यूज हैं। दोनों यूज से मेरा मतलब है कि इन सभी शब्दों को आप चाहे तो सिंगुलर में यूज करें और चाहे प्लूरल में यूज करें। कब ये सिंगुलर होंगे, कब ये प्लूरल होंगे, उसको समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ एग्जाम्पल्स की। लो जी, चलो ले चलें तुम्हें, हाँ, एग्जाम्पल के शहर में आ जाओ। ये लिखा है मैंने आपके सामने, दी आर्मी हैज या हैव कैप्चर्ड an important checkpost। एक महत्वपूर्ण चेकपोस्ट जो है उसको किसने कैप्चर कर लिया है। कैप्चर करने का मतलब होता है बच्चा कब्जे में लेना, अपने अधीन कर लेना, उसे पकड़ लेना एक तरह से। ठीक है, जगह को भी कैप्चर किया जा सकता है, उस पर काबिज हो जाना। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं इसी आर्मी शब्द से ही। अगर मैं कहूं द आर्मी इज या आर गोइंग
back to their homes on holidays। हाँ, हॉलीडेज तो आपको पता ही है क्या होता है, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। हाँ, ऐसी ही कोई बात है। चलिए थोड़ा सा एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर द ज्यूरी, मैं जो शब्द लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। द ज्यूरी हैज या हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट। बच्चा वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। क्या होता है? फैसला। इसी को आप डिसीजन कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है इसमें। वर्डिक्ट का मतलब फैसला होता है। चलिए एक और सेंटेंस मैंने लिखा द ज्यूरी was या were divided into their opinions। opinions, ठीक है। opinions का मतलब होता है बच्चा विचार। क्या होता है? विचार, ठीक है, यानी कि विचारों में उनमें मतभेद था। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इन सभी सेंटेंसेस को, बड़ी सुंदरता से ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत क्या है? किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना। देखिए लिखा है द आर्मी हैज या हैव कैप्चर्ड एन इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट। अगर इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सेंटेंस में हमें ये समझ में आता है कि आर्मी ने एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चेक पोस्ट को, चौकी नाका कह सकते हो, है ना, उसको अपने अधीन कर लिया है, कब्जे में कर लिया है। तो यहां पर आपको ये शब्द नजर आ रहा है द आर्मी, वर्ब चुननी है सिंगुलर या प्लूरल। अभी हमने पिछली स्लाइड में एक चीज देखी कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन को यूज करते हैं तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के फंक्शन कर सकता है। अब हमें समझना है कि कब यह सिंगुलर होता है और कब यह प्लूरल होता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर इन सभी शब्दों को आप यूज करते हो यूनाइटेड, कैसे यूज करते हो? यूनाइटेड। यूनाइटेड होने का मतलब है एक साथ, इकट्ठा, है ना। जैसे कि हाथ में 5 अंगुलियां हैं, बंद हो जाए तो बनती है ये क्या? बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप। हाथ में 5 अंगुलियां हैं और मिलकर के ये एक बनती है, लेकिन अगर खोला तो ये अपने आप में यूनाइटेड नहीं है, अलग अलग है। फिंगर्स हो गई, ये फिंगर्स हैं बट ये फिस्ट है, ठीक है। तो जब इन्हीं सब चीज़ों में आपको कोई भी दिया गया जो काम है, दिए गए काम को ग्रुप के सभी सदस्यों ने एक डायरेक्शन में किया, एक मकसद के लिए किया, एक साथ किया, यानी कि यूनाइटेड, एकता जिसे हम बोलते हैं, तो यूनिटी, एकता के साथ उन्होंने इस काम को किया। जब भी यूनाइटेड होगा तो इसे माना जाएगा सिंगुलर। लेकिन कभी कभी जो ये लिखे हुए जितने भी शब्द हैं जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन के नाम से पहचान रहे हैं, इन सभी शब्दों में हमें नजर आता है एक डिवीजन। डिवीजन का मतलब इनका बटा हुआ होना, यानी कि इसके सभी सदस्य, एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं या पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कैसे अलग हैं। अलग को बच्चा क्या हम डिवाइडेड कह सकते हैं? अरे बिल्कुल कह सकते हैं। जब ये होते हैं डिवाइडेड होने पर इन्हें क्या माना जाए? प्लूरल माना जाए। लॉजिक करके देख लेते हैं आपके सभी एग्जाम्पल्स, कितनी आसानी से आप इन्हें कर पाते हो। लिखा है द आर्मी हैज या हैव कैप्चर्ड एन इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट। जब भी उस चेक पोस्ट को कैप्चर किया गया तो आर्मी ने अलग अलग काम किया कि कोई कह रहा है नहीं पहले मुझे बीड़ी पीने दो, हाँ अरे बिल्कुल नहीं, है ना। सब लोगों ने बड़ी एकाग्रता के साथ एक ही मकसद के साथ आगे बढ़े और मिल करके आर्मी ने उस चेक पोस्ट को कंबाइंड, इकट्ठे होकर यूनाइटेड रूप से उसको कब्जे में ले लिया। ऐसा तो नहीं होता है कि आर्मी ने कब्जे में ले लिया एक चेक पोस्ट को और एक सोल्जर कहे शिट यार ये तो उस सोल्जर ने कब्जे में ली है, मेरे कब्जे में कुछ नहीं आया, ये आर्मी के सभी के अधीन है और वो पूरी आर्मी के अंडर में चेक पोस्ट है। यानी कि इसका यूज कैसा हुआ है? यूनाइटेड। और यूनाइटेड होने का यूज यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने जो काम किया वो काम अपने आप में यूनाइटेड काम था, और यूनाइटेड काम के लिए आप इसे सिंगुलर मानेंगे, प्लूरल नहीं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। बड़े देखो, द आर्मी इज या आर गोइंग बैक टू देयर होम्स ऑन हॉलीडेज। छुट्टियां हो गई हैं, छुट्टियां होने के बाद अब आर्मी अपने घर पे जा रही है।
अब बताओ, आर्मी अपने घर जा रही है, क्या आर्मी के यहाँ पर सोल्जर्स की बात हो रही है, राइट? अब ये सभी सोल्जर्स क्या सभी एक घर में जा रहे हैं, इकट्ठे एक साथ जा रहे हैं? नहीं, यही तो बताया जा रहा है कि आर्मी के जो सोल्जर्स हैं सभी अपने अपने घर पे जा रहे हैं, कोई कहीं से आया है। अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो एक बटालियन के अंदर हो सकता है कुछ सोल्जर्स राजस्थान से हो, कुछ सोल्जर्स है वो यूपी से हो, कुछ है लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कहीं से भी हो सकते हैं। सब लोग अपने अपने घर पे अलग अलग जाएंगे, उनके जाने का मीडियम अलग हो सकता है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, यानी कि सब लोगों ने काम अलग अलग तरीके से किया और सब लोग अब अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। जब भी आपको डिवीजन नजर आए तो एक आप समझ गए कि शब्द तो वही है, लेकिन क्यों इस बार इस सेंटेंस में आपको समझ में आया जो दिया गया काम है वो कैसे हो रहा है, डिवाइडेड के अर्थ में, इसीलिए आप इसे प्लूरल मानेंगे, सिंगुलर नहीं। यहाँ पर ये द आर्मी का मतलब हो जाएगा सोल्जर्स, एक यूनिट नहीं है, अभी सब अलग अलग सिपाही हो गए, एज इंडिविजुअल्स हो गए। द जूरी हैज या हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने अपना फैसला ले लिया। फैसला लेने के लिए जितने भी ग्रुप के अंदर जितने भी जजेस होते हैं उनका यूनाइटेड होना जरूरी है। अगर वो एक मत नहीं है, सहमत नहीं है, तो फैसला नहीं दिया जा सकता। यानी कि डिसाइड करने के लिए उन्हें एक राय बनानी पड़ी, एक मत होना पड़ा। इसी में आपको एक शब्द दिया जाता है यूनानिमस, ये भी आपको एग्जाम्पल में मिल सकता है। द जूरी वॉज एवर यूनानिमस इन द केस, तो केस को लेकर वो क्या थी, यूनानिमस थी, एक मत थी। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये इकट्ठी है, इकट्ठी होने की वजह से यूनाइटेड सिंगुलर हुआ। अगला देखिए, द जूरी वॉज एवर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस, शब्द ही खुद लिख कर दे देता है आपको एग्जाम। डिवाइडेड का मतलब बटी हुई थी, जूरी है जो अपने विचारों में बट गई थी। अगर बट गई थी तो जाहिर सी बात है आप इस जूरी को प्लूरल ही कंसीडर करेंगे और वर शब्द चुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ। गाइज आज हमने 3 बेहतरीन कॉन्सेप्ट किए हैं, एक बार फटाफट आप वीडियो को खुद से रिवाइज करके देख लेना। मैं क्या ही रिवाइज कर रहा हूँ, जितनी बार आप चाहें उतनी बार रिवाइज करके देख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी आई गेस, एंड इट वाज अ वंडरफुल टाइम मीटिंग यू ऑल गाइज। आई गेस कि आपको सारी पार्ट्स क्लियर हैं, है ना? अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है? तब तक के लिए सबक है, बाय बाय, टेक केयर।